हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रेहान, आप देख रहे हैं फिजिक्स बास। जैसा कि आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है गॉस थ्योरम। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का के बारे में डिस्कस किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम। देखिए, जैसा कि बोर्ड पर है, गॉस थ्योरम बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको एरिया वेक्टर के बारे में बताता हूँ। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर, देखिए, एरिया वेक्टर की बात करें, एरिया वेक्टर वैसे तो स्केलर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट इन सम प्रॉब्लम्स इट इज यूजफुल टू एज अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि कभी कभी फिजिक्स में क्या होता है, हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसको स्केलर क्वांटिटी लेने में, तो फिर हम इसे क्या लेते हैं, इसे हम वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। यानी कि अगर हम वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकती है। स्मॉल एरिया एलिमेंट यानी कि ds को हम वेक्टर क्वांटिटी ds से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि हम एरिया वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस क्वांटिटी से। लेकिन ये क्वांटिटी बनी कैसे? क्योंकि ये स्केलर थी। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फोर्स में, जब किसी हम फॉर्मूले को अगर वेक्टर क्वांटिटी में चेंज करते हैं तो हम उसके यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं। सेम इसमें भी करेंगे। यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर है। अब इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा? एरिया वेक्टर का। ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर है और ये एरिया है। यानी कि यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करने के बाद ये एरिया क्या बन गया? वेक्टर क्वांटिटी बन गया। यहाँ ओनली ds क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है इसका? मैग्नीट्यूड ds है। समझ में आया? और डायरेक्शन इसकी कहाँ है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर टू द perpendicular direction of the area vector, direction of the area vector perpendicular to the area। यानी कि देखिए, अगर ये एरिया है तो इसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ये डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की। समझ में आया? इस तरीके से ये आपकी समझ में आया होगा। यानी कि हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे? एरिया वेक्टर को हम ट्रीट करेंगे एज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हमने जब लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। यानी कि किसी भी सरफेस से या कहीं से भी अगर एक फील्ड लाइन जाती है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर मैं इस तरीके से बना दूं, हो सकता है 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकता है 500 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकता है 3 फील्ड लाइंस हो, या 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो। ठीक है, जब किसी भी सरफेस से यानी कि बहुत सारी लाइन इकट्ठा निकलती हैं तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि किसी क्लोज सरफेस से कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं तो उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स is defined as the number of electric field lines of force
पासिंग थ्रू द नॉर्मली, समझ में आ रहा होगा आपके, पासिंग थ्रू द नॉर्मली द एरिया, दैट एरिया, ये चीज है। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द नॉर्मल दैट एरिया। यानी कि देखिए इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ है। कोई एरिया ले लीजिए इस तरीके से, अगर मैं ये एरिया लेता हूं, अब इसका एरिया वेक्टर किधर है बताइए, अगर मैं इसका एरिया वेक्टर निकालूंगा, ये एरिया वेक्टर है, यानी कि ds क्या है, यहाँ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने का एंगल बना रहा है बताइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसके साथ थीटा बना रहा है। तो जब ये थीटा बना रहा है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ds cos थीटा और ds sin थीटा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब निकलेंगी, जब ये बिल्कुल इसके नॉर्मली हो, है ना। तो यहां पर अगर देखिए सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मैं यहां बता दूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, यानी कि इससे रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ये समझ में आ रहा होगा सिंबल। अब देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर साफ करता हूं, अब इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ये होता है E इंटू एरिया, ये समझ में आ रहा होगा, एरिया परपेंडिकुलर टू द E, एरिया परपेंडिकुलर टू द E। तो E परपेंडिकुलर कौन सा है, ds cos थीटा, ds cos थीटा। तो फाई क्या हो गया, E डॉट ds, ये डॉट प्रोडक्ट है ना। अच्छा अब बात करें, देखिए ये समझ में आया होगा, यानी कि ये हमारा निकल आया। अब इसमें दो केस बन सकते हैं, केस फर्स्ट क्या, यानी कि अगर थीटा, इफ थीटा इज 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है तो फ्लक्स क्या होगा, E ds cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी cos 0 की वैल्यू 1। तो d, ये फ्लक्स कैसा होगा हमारा, मैक्सिमम होगा, कैसा होगा, मैक्सिमम। अच्छा अब इसमें केस सेकंड, थीटा इज 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है तब, तो देखिए थीटा 90 डिग्री यानी कि E इंटू ds cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 0 होती है, तो ये क्या हो गया 0। तो यानी कि फ्लक्स हमारा कैसा हो गया, मिनिमम हो गया, समझ में आ रहा है। और ऐसे भी देख लीजिए, आप चेक करिए, जैसे मान लीजिए यहां मैं चेक कराता हूं, ये आपको शो हो रहा है ना, देखिए आपको शो हो जाएगा, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए बात करते हैं, अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो समझिएगा। जब एरिया, देखिए एरिया ऐसे है तो ये नॉर्मल, यानी कि जिधर E है उधर ही ds वेक्टर है, तो 1 2 3 4 लाइन पासिंग हो रही है इसमें से, समझ में आ रहा है आपके। अगर अब ये बात करें, अब हम बात करते हैं इसको कैसा रखते हैं, यानी कि इसको ऐसा रखते हैं, अब इसका एरिया वेक्टर इधर है, E इधर है, तो बताइए कितनी लाइन पास हो रही है इससे, एक भी लाइन पास हो रही है, नहीं हो रही, तो ये यहाँ 0 हो गया, है ना। अब हम और भी एंगल निकाल सकते हैं,
ये आपकी समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसकी बात करें, ये फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसको थोड़ा सा मैं और अच्छी राइटिंग में लिख देता हूं, स्केलर क्वांटिटी, है ना। अब बात करें इसकी एसआई यूनिट की बात करें, तो एसआई यूनिट इसकी क्या है बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया स्टूडेंट्स। एसआई यूनिट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने देखा होगा न्यूटन पर कूलम होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, तो क्या हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। इसकी डायमेंशन अगर निकालनी हो तो डायमेंशन निकाल लीजिए, E इंटू डी एस होता है यानी कि एरिया। तो E का फॉर्मूला बताओ, F इंटू क्यू होता है और ये डी एस होता है। डायमेंशन निकाल सकते हैं कैसे, यहाँ देखिए फोर्स की क्या होती है एम एल टी माइनस 2 और क्यू की क्या होती है ए टी और एरिया की क्या होती है एल स्क्वायर। अब इसको कर दीजिए, एम एल एक ये, दो ये है और वन ये है, तो एल थ्री, टी ये ऊपर जाएगा तो एक और हो जाएगा -3 और ए -1। ये इसकी डायमेंशन आ गई। और बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रह गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी एक और रह गया है, देखिए क्या चीज है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अच्छा ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है, मान लीजिए कोई क्लोज्ड सरफेस है, यानी देखिए मान लीजिए ये कोई चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई इधर है और एरिया मैंने इसका स्मॉल एरिया ले लिया ds इधर है। अब एक बात बताइए, ये स्मॉल सा एरिया लिया है, मुझे पूरे सरफेस में बताना है कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो पूरे का निकल आएगा। तो फ्लक्स का तो मुझे फॉर्मूला पता है। अब मैंने स्मॉल पार्ट लिया है बच्चों, ये मैंने स्मॉल पार्ट लिया है, तो स्मॉल पार्ट को किससे शो करते हैं ds से। अब इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, फॉर्मूला वही लगा दिए E इंटू डी एस, यानी कि इसको भी मैं लगा सकता हूं, ये क्लोज इंटीग्रेशन है। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये क्या निकल आएगा, यानी कि फ्लक्स इज इक्वल E इंटू डी एस, इस तरीके से ये निकल आएगा। नोट कर लीजिए इसको। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम गॉस थ्योरम की, यानी कि गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, गॉसेस थ्योरम, यानी कि गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट, यानी कि गॉस थ्योरम ने क्या बताया, यानी गॉस थ्योरम ने बताया टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 times 1/ε0 times the net charge,
नेट चार्ज enclosed by the closed surface। इसका मतलब समझे आप, यानी कि गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम ये कहता है टोटल फ्लक्स, कोई भी किसी भी क्लोज्ड सरफेस में कोई चार्ज है तो उसमें जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स, यानी कि ये कह रहा है टोटल फ्लक्स क्या होगा। हाँ, तो टोटल फ्लक्स की बात करें, टोटल फ्लक्स यानी कि उस चार्ज का, यानी कि 1/ε0 क्यू, ये इसका स्टेटमेंट है। स्टूडेंट्स, गॉस थ्योरम समझ में आई होगी, है ना? तो हम ऐसे कह सकते हैं, यानी कि अभी हमने जो निकाला था वो क्या था? फ्लक्स इज इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन ds, तो ये दोनों इक्वल कर सकते हैं, यानी कि Q/ε0। नोट कर लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ये आपकी समझ में आया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम प्रूव द गॉस थ्योरम, यानी कि गॉस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे। तो मान लीजिए कोई एक चार्ज है, ये Q है, ठीक है, और यहाँ दूसरा चार्ज है, यानी कि टेस्ट चार्ज, मान लीजिए टेस्ट ही कर रहे हैं तो टेस्ट चार्ज हो गया, कोई टेस्ट चार्ज है यहाँ P पॉइंट पर। अब मुझे यहाँ फ्लक्स बताना है, तो इसका मैं क्या चीज ले लूंगा, ये गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, इसे बोलते हैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अभी मैं गॉसियन सरफेस के बारे में भी डिस्कस करूंगा, आप यहाँ ये समझ लीजिए गॉसियन सरफेस है ना? तो ये गॉसियन सरफेस है, इसको इस तरीके से ये, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होगी? इधर होगी। अगर मैं ये छोटा सा पार्ट मान लेता हूँ, इसमें छोटे से पार्ट में इसका एरिया कितना है? एरिया ds है। बात आ गई समझ में? तो एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 1/4πε0 सोर्स चार्ज अपॉन ये, यहाँ इसकी डिस्टेंस क्या है, यानी कि जो मैंने गॉसियन सरफेस ली है ये डिस्टेंस r है, ये r हो गया r²। अब बात करते हैं, अगर ये छोटे से स्मॉल से पार्ट में कितना होगा फ्लक्स, तो स्मॉल से पार्ट में स्मॉल फ्लक्स होगा, तो स्मॉल फ्लक्स कितना हो गया? यानी कि d5 स्मॉल पार्ट हो गया, है ना? अब इसको मैं निकालूंगा किस तरीके से? E/ds। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो फ्लक्स निकल आएगा। इसमें देखिए E की वैल्यू पुट कर देता हूं, 1/4πε0 Q/r², और ये ds। अब एक बात बताइए, इसमें कांस्टेंट क्या है? यानी कांस्टेंट हमें क्या मिल रहा है? इसमें कांस्टेंट हमें मिल रहा है, देखिए कांस्टेंट मिल रहा है हमें 1/4πε0 Q/r², ये बचा ds। अब ds का मीन्स क्या है? एरिया है, तो ds का मीन्स एरिया है, तो अब एरिया क्या होगा इसका? बताइए स्टूडेंट्स, अगर मैं एरिया की बात करूं तो 1/4πε0 Q/r², तो इस फुल का एरिया क्या है? ये स्फेरिकल है, स्फीयर है, स्फीयर का एरिया क्या होता है? स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। अगर मैं 4π से 4π कैंसिल कर दूं, r² से r² कैंसिल कर दूं, तो फ्लक्स इज इक्वल क्या आ गया? Q/ε0।
ये हमने गॉस थ्योरम को प्रूफ कर दिया। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे गॉसियन सरफेस की। गॉसियन सरफेस क्या होता है? यानी कि गॉसियन सरफेस वो सरफेस होती है कहीं भी चार्ज हो, अगर मैं उसके चारों ओर एक सरफेस बनाऊंगा उसे बोलते हैं गॉसियन सरफेस। उसको डिफाइन कैसे करेंगे? एनी हाइपोथेटिकल, समझ में आ रहा है? एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस, एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस enclosing a charge, enclosing a charge is called Gaussian surface। समझ में आया? Gaussian surface of the charge। तो यानी कि मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ये चार्ज है। अगर मैं इसकी गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो ये चार्ज इस तरीके का है, तो इसकी गॉसियन सरफेस ये हो गई। ये लाइन है कोई, ये रॉड है, ये मान लीजिए एक पेन होता है, पेन ये है, तो इसकी गॉसियन सरफेस क्या हो गई? ये चारों ओर, इसके चारों ओर जो होती है ना, सिलिंड्रिकल होगी। देखिए गॉसियन सरफेस कैसी होगी? ये गॉसियन सरफेस हो गई। ये समझ में आ रहा है? और भी तरीके की गॉसियन सरफेस होती हैं, इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा इसको बताने के लिए आप लाइक के काले बटन को ब्लू कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर मेरा चैनल पसंद आए तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।